नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग संसद की विधायी प्रक्रिया का पार्ट 2 देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि साधारण विधेयक के संदर्भ में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। आज हम लोग देखेंगे धन विधेयक और वित्त विधेयक के संदर्भ में, जिसमें सबसे पहले हम लोग धन विधेयक के संदर्भ में देखेंगे। देखिए, धन विधेयक के संदर्भ में 2 अनुच्छेद देखना जरूरी हो जाता है। हालांकि इसकी भी प्रक्रिया और परिभाषा दोनों हम लोग अलग अलग करके देखेंगे। एक तो है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 और दूसरा महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 110(2). क्या है अनुच्छेद 110, इसको समझिए। अनुच्छेद 110 में ही धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित विधेयक धन विधेयक माने जाएंगे। अब वो कौन कौन से विधेयक धन विधेयक माने जाएंगे जिसमें अनुच्छेद 110 में कहा गया है? तो नंबर 1, कोई भी विधेयक जिसमें कर से संबंधित प्रावधान हो। कर मींस ये है कि या तो कर को लगाने, कर को हटाने, कर को कम करने या कर को विनियमित करने से संबंधित यदि कोई प्रावधान आता है तो धन विधेयक की श्रेणी में आता है। दूसरा यह है कि यदि भारत सरकार के उधार लेने से संबंधित यदि कोई विधेयक है, यह भी धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। तीसरा यह है कि यदि भारत सरकार संचित निधि से कोई पैसा निकाल रही है, पैसा जमा कर रही है या उसकी अभिरक्षा से संबंधित कोई विधेयक है तो वो विधेयक भी जो है कि धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। चौथा यह है कि यदि भारत सरकार संचित निधि से धन को कहीं और विनियोग करने के लिए कोई कानून बना रही है तो वो भी धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। और पांचवा यह है कि यदि भारत सरकार किसी भी व्यय को संचित निधि पर भारित अगर घोषित कर रही है तो वो विधेयक भी धन विधेयक की श्रेणी में आएगा। दूसरी चीज, अनुच्छेद 110(2) में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 110(2) में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी विधेयक सिर्फ इसलिए धन विधेयक नहीं होगा कि उसमें किसी भी आर्थिक दंड का उल्लेख है, किसी भी आर्थिक दंड का उल्लेख है या उसमें किसी भी प्रकार के लाइसेंस या लाइसेंस से संबंधित कर का उल्लेख है, लाइसेंस फीस, या फिर उसमें पंचायतों से संबंधित कर वसूलने का कोई उल्लेख है। इसका मतलब ये साफ कर दिया गया अनुच्छेद 110(2) में कि आर्थिक दंड से संबंधित कोई अगर कानून लाया जा रहा है तो वो धन विधेयक नहीं माना जाएगा। कोई लाइसेंस के संबंध में कुछ फीस या शुल्क के संदर्भ में कोई अगर विधेयक लाया जा रहा है तो वो भी नहीं माना जाएगा। पंचायतों के कर से संबंधित यदि कोई विधेयक लाया जा रहा है तो वो भी धन विधेयक की श्रेणी में नहीं आएगा। अब ये तो हमने समझ लिया कि वास्तव में धन विधेयक कौन होते हैं। अब आइए इसकी प्रक्रिया को थोड़ा हम देखते हैं। धन विधेयक के संदर्भ में क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, चरणबद्ध तरीके से जानना जरूरी है। नंबर 1, पहली चीज तो यह है कि धन विधेयक कौन है कौन नहीं है इसका निर्धारण जो है कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है, कौन सा विधेयक नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करेगा। दूसरा यह है कि हमेशा धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश से ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। हमेशा धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश से पहले लोकसभा में पेश किया जाएगा। तीसरा यह है कि धन विधेयक कोई मंत्री ही पेश कर सकता है, अर्थात ये सिर्फ और सिर्फ सरकारी विधेयक होता है, निजी विधेयक नहीं होगा। चौथा यह है कि लोकसभा में जब ये पारित हो जाएगी तो ये जाता है राज्यसभा के पास, और राज्यसभा में मात्र इसको 14 दिन का अधिकार होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर यदि इस विधेयक को पारित कर दी उसी रूप में तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें संशोधन करती है तो डिपेंड करता है कि लोकसभा उस संशोधन को एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, और यदि उसमें कोई भी परिवर्तन करती है, अगर वो लोकसभा को स्वीकार नहीं है तो लोकसभा ये मान लेती है कि
राज्यसभा ने पास कर दिया, 14 दिन से अधिक अगर रोकती है तो भी लोकसभा मान लेती है कि राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया। इस प्रकार तीसरे अगले चरण में जो है कि ये विधेयक जाता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति पर इसके दो अधिकार होते हैं, क्योंकि चूंकि ये राष्ट्रपति की अनुमति से ही पेश होता है, राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होता है, अतः इस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। लेकिन उसके दो अधिकार इस पे सुरक्षित होते हैं। पहला तो यह है कि इस पर अनुमति दे सकता है, और दूसरा यह है कि इस पर अनुमति रोक सकता है। ये दोनों अधिकार उसके पास जिंदा रहते हैं। ये धन विधेयक की प्रक्रिया होती है, अगर राष्ट्रपति अनुमति दे देता है तो धन विधेयक पारित मान लिया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं वित्त विधेयक। तो आइए देखते हैं वित्त विधेयक क्या है। देखिए, पहली चीज यह है कि वित्त विधेयक के संदर्भ में संविधान में कोई भी परिभाषा नहीं दी गई है। सामान्यतः बस इतना ही लिखा गया है कि जो धन विधेयक नहीं वो वित्त विधेयक समझा जाएगा। लेकिन इसके संदर्भ में संविधान के दो अनुच्छेद को समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक है अनुच्छेद 117(1) और दूसरा है अनुच्छेद 117(3). इन दो अनुच्छेदों को समझना आवश्यक हो जाता है। इनको देखते हैं क्या है ये। अनुच्छेद 117(1) में जो विधेयक धन विधेयक का उल्लेख है उसको हम धन विधेयक 1 के रूप में भी जानते हैं, सॉरी वित्त विधेयक 1 के रूप में भी जानते हैं। और अनुच्छेद 117(2) में, सॉरी 117(3) में जो विधेयक है उसको हम वित्त विधेयक 2 भी कह सकते हैं। क्या है इनकी प्रक्रियाएं, क्या है, इसको थोड़ा समझना जरूरी है। देखिए, अनुच्छेद 117(1) में जो प्रावधान किया गया है उसमें यह कहा गया है कि ऐसा कोई विधेयक जिसमें धन विधेयक के अर्थात अनुच्छेद 110 के विषय तो हो ही, प्लस अन्य भी यदि उसमें विषय जुड़े हैं तो अनुच्छेद 117(1) के तहत वो वित्त विधेयक माना जाएगा। अर्थात इसमें यह है कि इसमें दो चीजें शामिल होनी चाहिए, अनुच्छेद 110 के विषय प्लस अन्य। अगर ये शामिल है तो 117(1) के तहत वो वित्त विधेयक। अब इसके संदर्भ में क्या प्रक्रिया है उसको जानने की आवश्यकता है। देखिए, इसके संबंध में जो है कि सिर्फ दो प्रक्रियाएं धन विधेयक की लेते हैं, बाकी सभी की सभी प्रक्रियाएं जो है साधारण विधेयक की ली जाती। अब वो क्या है दो प्रक्रियाएं? तो पहला चीज ये है कि इस प्रकार का जो अनुच्छेद 110(1) के अंतर्गत, सॉरी 117(1) के अंतर्गत जो वित्त विधेयक है, इस प्रकार के विधेयक के लिए पहली शर्त यह है कि यह राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पेश होगा, और दूसरा शर्त यह है कि यह हमेशा पहले लोकसभा में ही पेश होगा। ये दो ही सिर्फ शर्तें जो है कि धन विधेयक की ली जाती हैं, बाकी सारी की सारी प्रक्रियाएं साधारण विधेयक की ही अपनाई जाती है। अर्थात क्या क्या हम कर सकते हैं इसके बाद? अर्थात पहली चीज ये है कि यह भी विधेयक लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, लेकिन राज्यसभा में जो धन विधेयक के संदर्भ में 14 दिन वाली शर्त यहां नहीं लागू होगी। राज्यसभा उसको पारित कर सकती है, उसमें पारित नहीं भी कर सकती है। अगर किसी कारणवश, दूसरा पॉइंट समझिए, अगर किसी कारणवश दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ज्वाइंट सेशन, और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है। राष्ट्रपति के कहने पर ही संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यह संयुक्त अधिवेशन में पारित होता है। राष्ट्रपति के पास जब ये जाता है विधेयक, तो राष्ट्रपति के पास साधारण विधेयक की भांति ही उस पर 3 अधिकार उसको मिलते हैं। पहला यह है कि उसको लौटा सकता है पुनर्विचार के लिए, दूसरा यह है अनुमति प्रदान कर सकता है, और तीसरा यह है उस पर अनुमति रोक सकता है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 117(1) के तहत जो वित्त विधेयक होता है उसकी प्रक्रिया ये अपनाई जाती है।
अब हम आते हैं अनुच्छेद 117(3). तो अनुच्छेद 117(3) के तहत वित्त विधेयक कौन होते हैं? अनुच्छेद 117(3) के तहत किसी विधेयक में वे सभी विषय जो संचित निधि पर तो भारित होते हैं लेकिन अनुच्छेद 110 के अधीन वो शामिल नहीं होते। अर्थात इसका जो मूल विषय है वो ये है कि संचित निधि पर तो भारित होगा किंतु 110 के विषय, अनुच्छेद 110 के विषय इसमें शामिल नहीं हो। ठीक है। अब इसकी प्रक्रिया क्या है? तो इसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से साधारण विधेयक की अपनाई जाती है। इसकी प्रक्रिया पूरी तरह से साधारण विधेयक की अपनाई जाएगी, अर्थात इसे हम दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। दूसरा यह है कि राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होगी। यह होता है कि साधारण विधेयक की तरह ही दोनों सदनों को इसको पारित करना होता है। और चौथा यह है कि जब ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक की ही प्रक्रिया को अपना सकता है, अर्थात उस पर अनुमति दे सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या इस पर अनुमति रोक सकता है। इस प्रकार वित्त विधेयक इन दो चरणों में पूरा होता है। अगर पहला चरण में अनुच्छेद 110 प्लस अन्य विषय है तो 117(1) की प्रक्रिया को अपनाया जाता है और दूसरा विधेयक ये होता है कि जो संचित निधि पर भारित तो होता है लेकिन अनुच्छेद 110 के विषय नहीं होते हैं, उसके संदर्भ में हम साधारण विधेयक की प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो इस प्रकार आज धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों ही हमारा कंप्लीट हो गए संक्षिप्त वीडियो में। धन्यवाद।